हेलो एंड वेलकम अगेन टू पैरामाउंट जीएस जोन। स्वागत करता हूं मैं अजीत सिंह आप सभी का। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पार्ट 1 हड़प्पा सभ्यता का जो पब्लिश हो चुका है, जिसमें हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता का इंट्रोडक्शन, नॉमिनेशन, किस प्रकार उसका उद्भव हुआ और हमने देखा कि उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है और अंत में देखा हमने कि प्रमुख स्थल और उनमें पाई जाने वाली वस्तुओं का जो है अध्ययन किया था। तो आज हम पार्ट 2 में देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार नगर नियोजन था, उसकी राजनीतिक व्यवस्था और समाज, और जानेंगे आर्थिक व्यवस्था और आर्ट एंड कल्चर को। फिर अंत में देखेंगे हम कि हड़प्पा सभ्यता जो इतनी विशाल और समृद्ध सभ्यता थी, उसका पतन किस प्रकार हुआ। तो अगर पार्ट 2 को देखने से पहले अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को आप पहले देखिए, बिल्कुल आगे समझ में आएगा आपको। और जल्दी से जल्दी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और जुड़े हमसे। तो शुरू करते हैं हम पार्ट 2 को, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं हम पहले नगर नियोजन को। तो जैसा कि पता होगा आपको, हड़प्पा सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी, क्योंकि नगरीकरण इस प्रमुख विशेषता थी सभ्यता की। तो सबसे पहले हम देखें तो नगर जो है या शहर दो तरीके से बसाए जाते थे सामान्य तौर मुख्य रूप से, एक तो वर्गाकार रूप में और एक आयताकार रूप में, इस तरह से बसाए जाते थे नगर, है ना। अब इनको जो है सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखते हुए इनका जो है दुर्गीकरण किया जाता था, है ना। दुर्गीकरण जैसे कि दो सामान्यतः देखा जाए तो मुख्य रूप से दो तरीके से या दो स्तरीय दुर्गीकरण देखने को मिलता है। लेकिन धौलावीरा, जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में बताया कि धौलावीरा इसका अपवाद है, जिसमें त्रिस्तरीय दुर्गीकरण देखने को मिलता है। अब बात करें दुर्गीकरण, तो किस प्रकार से दुर्गीकरण होता था, तो हम देखें कि जिस तरह से ऐसे भवन का निर्माण हो रहा है, तो उसमें जो है जो पश्चिमी भाग है ना, पश्चिमी भाग और ये पूर्वी भाग, तो पश्चिमी भाग को जो है ऊंचा बनाया जाता था और पूर्वी भाग को नीचे रखा जाता था। तो जैसे सामान्यतः दो स्तर पर बनाया जाता था, तो ये हो गया पश्चिमी और ये पूर्वी। तो इसको जो है दुर्गीकरण करके थोड़ा सा ऊंचा बनाया जाता था पश्चिमी भाग को। और हम बात करें अगर धौलावीरा की, कि धौलावीरा में किस प्रकार से त्रिस्तरीय दुर्गीकरण देखने को मिलता है, तो धौलावीरा में कुछ इस प्रकार से दुर्गीकरण देखने को मिलता है। एक ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये, यानी त्रिस्तरीय दुर्गीकरण देखने को मिलता है। तो इस प्रकार देखा हमने कि किस प्रकार जो है हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन की स्थिति थी। तो इस प्रकार दुर्गीकरण मिलाया जाता है। अब हम बात करें तो सड़कों का जो निर्माण था वो बिल्कुल समकोण पर सड़कें होती थी, जिस प्रकार ऐसे बिल्कुल समकोण पर काटती थी ग्रिड पैटर्न पर। और इसकी जो है सड़कों के किनारे पर जो है नालियां हुआ करती थी, जल निकास प्रणाली। जिस प्रकार मैंने बताया कि मेसोपोटामी सभ्यता में और इसमें जल निकास प्रणाली महत्वपूर्ण थी, और जो कि इसमें जो है बहुत ही नियोजित तरीके से जल निकास प्रणाली का विकास किया इन लोगों ने। और जल निकास प्रणाली थी, और इसको ये स्वच्छता की दृष्टि से जैसे मेन होल का भी प्रावधान करते थे ये लोग। क्यों? क्योंकि ऐसे यहाँ मान के चलो कुछ दूरी पर जल निकास प्रणाली में नालियां बनाई जाती थी और कुछ दूरी पर जो है मेन होल बनाए जाते थे। अब इन मेन होल में जैसे कोई कचरा वगैरह जो है इनमें स्थापित हो जाता था, और कचरे को कुछ समय समय पर यहाँ से निकाल दिया जाता था, जिससे जो है नालियों को रुकावट या अवरोध को ये ना आए और नालियाँ जो है स्वच्छता के दृष्टिकोण से प्रवाहित होती रहे। तो इस तरह से ग्रिड पैटर्न आधार पर जल निकास प्रणाली का विकास हुआ। और इसी प्रकार जो है हम बात करें तो घरों को भी, मकानों को भी इसी तरह से समकोण पर बनाया जाता था। और स्वच्छता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये लोग जो है अपने घरों का दरवाज़ा मुख्य सड़कों पर नहीं रखते थे, जबकि बल्कि क्या नाम है, अपने जो गलियां होती थी, गलियारे या गली, उनमें जो है दरवाजे को रखते थे। तो इस प्रकार के जो है साक्ष्य मिलते हैं, या फिर इस प्रकार की नगर नियोजन प्रणाली हुआ करती थी। तो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते थे ये लोग। और हम बात करें तो कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में है राजस्थान में, जैसा मैंने बताया, कालीबंगा से जो है लकड़ी का पाइप मिला है, लकड़ी का पाइप,
लकड़ी के पाइप का इस्तेमाल करते थे ये नालियों में। तो बात करें हम तो किस प्रकार जो अब वर्तमान में देखिए हमारे पास धातु अधातु तमाम सारे स्रोत हैं जिसके आधार पर हम स्वच्छता के रूप में बहुत सारा परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन उस समय देखिए कितना स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते थे ये लोग, और लकड़ी का पाइप भी इस्तेमाल करते थे। इस तरह से देखिए आप, तो इसीलिए ये अपने नगरीकरण के लिए जानी जाती है, नगर नियोजन के लिए। तो इस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं जो है नगर नियोजन में। और हम अगले क्रम में बात करें तो जो है मकान की बात करें तो सामान्य तौर पर 2 से 5 तरह के कमरे हुआ करते थे एक मकान में। और मकान के आंगन में जो है कुएं और स्नानागार के भी प्रावधान होते थे। इस तरह से निर्माण होता था। और बात करें मोहनजोदड़ो में तो करीब 700 के करीब कुएं मिले हैं, तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी। और मकान जो है सामान्य तौर पर जैसे 1 मंजिला 2 मंजिला मकान के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि नगर नियोजन किस प्रकार था। अब अगले क्रम में हम बात करें तो समाज किस प्रकार था। तो समाज जिस प्रकार से हम देखते हैं कि वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था थी, जैसे सबसे बड़े ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इन तरह से वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी। तो जब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता में वर्ण व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है, जबकि जो परिवार है वो या समाज जो है कई वर्गों में विभाजित हुआ करता था। जैसे हम बात करें पुरोहित, व्यापारी वर्ग, शिल्पी, जुलाहे, इस तरह वर्गों में विभाजित हुआ करता था। जो बात करें कर्म के आधार पर इनमें वर्ग, जैसे कोई व्यापार कर रहा है तो वो व्यापारी, या कोई शिल्पी है तो वो शिल्पकार, इस तरह से वर्ग जो कर्म करते थे उसके आधार पर इन्हें वर्गों में विभाजित किया जाता था, न कि जाति आधारित व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी, वर्णों व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। तो इस प्रकार हम बात करें तो परिवार की सबसे छोटी इकाई परिवार को माना जाता था। और इसमें मातृ सत्तात्मक व्यवस्था, या फिर कहा जाता है कि मातृ प्रधान जो है क्या कहते हैं काल या फिर व्यवस्था हुआ करती थी। तो सबसे पहले माता प्रमुख हुआ करती थी या प्रधान हुआ करती थी परिवार में। जैसे हम कह सकते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा में जो मिला है कि उर्वरा की देवी, जिस तरह से स्त्री के गर्भ में से प्रकृति पूजक जो पौधा निकलता हुआ बताया गया है, तो हम कह सकते हैं कि और मोहनजोदड़ो से भी जो है मातृ देवी के साक्ष्य मिले हैं, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है माता प्रभाव या प्रधान हुआ करती थी परिवार में, तो मातृ सत्तात्मक हुआ करता था परिवार। अब बात करें तो वर्ण व्यवस्था का बिल्कुल अनुपस्थिति थी, वर्गों में विभाजित था। और योद्धा वर्ग के साक्ष्य बिल्कुल नहीं मिलते हैं, या हथियार या इसके ना के बराबर मिलते हैं। तो ये हिंसक तरह से नहीं रहा करते थे, बिल्कुल सामान्य समाज का निर्माण करते थे और आम जीवन व्यतीत करते थे बिल्कुल। तो जैसा हम बात करें राजा या फिर इस प्रकार से सेना वगैरह, जो हथियारों को साक्ष्य मिलती नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो है हिंसक नहीं होते थे, योद्धा वर्ग बिल्कुल नहीं थे। और ये अपने मनोरंजन के लिए पाशे का खेल और नृत्य, संगीत और जैसे घोड़े माफ कीजिए सांडों की या इनकी लड़ाइयाँ या दौड़ इस प्रकार से कराते थे, और मनोरंजन के साधन इस प्रकार थे उस काल में। तो हम बात करते हैं और समाज में जो है कि सूती और ऊनी वस्त्र दोनों का प्रचलन था। जैसा कि कपास का सबसे पहले अगर बात करें तो कपास का उत्पादन सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में हुआ, और हड़प्पा सभ्यता ने दुनिया को बताया या संसार को बताया कि हड़प्पा जो है कपास का उत्पादन किस प्रकार है, और यह इनको ही प्रमुख उत्पादनकर्ता कहा जाता है। तो जब आप बात करें कि कपास का अगर विकास हो गया था तो उस आधार पर सूती वस्त्र बनाए जाने लगा। तो सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र दोनों का प्रचलन था। और हम बात करें तो समाज में मांसाहार और शाकाहार दोनों का प्रचलन मिलता है। जैसे तमाम सारे स्थलों पर देखा तो वहाँ किचन या रसोई घर में जो है मछलियाँ या फिर इस प्रकार से मांसाहार की साक्ष्य मिले हैं। तो कह सकते हैं कि समाज जो है शाकाहार मांसाहार दोनों तरह से था। और बात करें हम स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण का इस्तेमाल करती थी। तो
तो इस प्रकार समाज की व्यवस्था हुआ करती थी। अब बात करें हम तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें लिपि है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो इस आधार पर हमारे पास केवल पुरातात्विक साक्ष्य हैं, साहित्यिक साक्ष्य नहीं है। तो केवल जो इतिहासकार हैं वो केवल अजम्पशन करते हैं और केवल कल्पना के आधार पर इस पूरी सभ्यता का जो है अध्ययन करते हैं या फिर इसको प्रमाणित करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं अगर साहित्यिक साक्ष्य या लिपि है इसको पढ़ लिया जाए तो और ज़्यादा इसका अध्ययन किया जा सकता है। तो इसके तमाम सारे मत हैं वैज्ञानिकों के या विद्वानों के, तो इस आधार पर हम इसका व्याख्या करते हैं सभ्यता की। अब आगे क्रम में हम बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था की बात करें इसमें, तो जैसा कि मैंने बताया कि पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास केवल, अगर साहित्यिक साक्ष्य होते तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इसको बता पाते या इसका अध्ययन कर पाते हड़प्पा सभ्यता का। तो राजनीतिक व्यवस्था में बात करें तो किस प्रकार संचालित होती थी इतनी बेहतरीन व्यवस्था या सभ्यता, तो जैसा कि हम सभी स्थलों या नगर की एक रूपता के आधार पर या जल निकास प्रणाली नियोजित जिस प्रकार से थी उसके आधार पर बात करें तो कहीं ना कहीं कोई केंद्रीय व्यवस्था तो विद्यमान थी जो इसको संचालित और नियंत्रित करती थी। तो हम बात करें तो विभिन्न इतिहासकार कहते हैं, अलग अलग मत हैं उनके, जिस प्रकार पिंगट महोदय कहते हैं कि समाज में जो है जनतांत्रिक व्यवस्था थी, लेकिन इसको मानना कठिन है। और बात करें व्हीलर साहब कहते हैं कि पुरोहित वर्ग की जो है मूर्ति मिली है, तो कह सकते हैं कि पुरोहितों का जो है बोलबाला था और वही इसको संचालित करते थे। और वही एक विद्वान और मैके, एमएच मैके भी कहते हैं कि इसमें जो है प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो इस आधार पर अलग अलग मत देते हैं विद्वान, उनके अलग अलग अध्ययन के आधार पर या किस प्रकार वो सोचते हैं पुरातत्व के आधार पर। तो हम बात करें तो इस तरह से जो व्यापारी वर्ग है, क्योंकि एक आर्थिक, जब बात करें हम अर्थव्यवस्था प्रधान सभ्यता होने के कारण व्यापारी वर्ग को हम कह सकते हैं कि व्यापारी वर्ग का जो है बोलबाला था और यही जो है इसको संचालित करते थे। तो इस प्रकार थोड़ा सा बनती है कि राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार थी, संचालित किस प्रकार होते थे, तो कुछ इस प्रकार कह सकते हैं। तो क्योंकि पुरातत्व के आधार पर ही, जो पुरातात्विक साक्ष्य उनके आधार पर ही हम इसकी व्याख्या कर पाते हैं। अगर साहित्यिक स्रोत होते तो हम और ज़्यादा, साहित्यिक स्रोत हालांकि लिपि है, तमाम सारे हमको साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है क्योंकि इसमें भाव चित्रात्मक लिपि, हम आगे बात करें किस प्रकार से है। तो हम आगे बढ़ते हुए आर्थिक व्यवस्था को देखें तो यह सभ्यता जो है सिंचित अधिशेष, व्यापार वाणिज्य, शिल्पकारी, तो इस तरह से आधारित थी। तो हम बात करें तो अपना जो तो कह सकते हैं कुल मिला के व्यापार वाणिज्य आधारित व्यवस्था थी ये, और एक अर्थव्यवस्था प्रधान व्यवस्था है ये सभ्यता है। और मुद्रा के प्रमाण जो है स्पष्ट रूप से नहीं मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी, इसमें इसका प्रचलन था। वस्तु विनिमय प्रणाली जैसे एक वस्तु हमने दी और उस वस्तु के जो है आधार पर या उसके जो है उससे दूसरी वस्तु ली। जैसे मैंने किसी को, एक ने गेहूं दिए तो उसको उसके फलस्वरूप कुछ और दिया, कोई धातु या वस्तु खरीद ली। तो इस प्रकार मुद्रा का विकास नहीं था, इसके स्पष्ट रूप से साक्ष्य नहीं है। तो कह सकते हैं कि वस्तु आधारित व्यवस्था हुआ करती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। तब अब बात करें हम तो कुछ व्यापार होता था महत्वपूर्ण वस्तुओं का। तो सोना, जिस प्रकार से हम बात करें तो सोने को जो है व्यापार आयात निर्यात बिल्कुल होते थे। तो सोने का जो है अभी भी वर्तमान में कर्नाटक के सोनार में पाया जाता है सबसे ज़्यादा सोना। तो प्राचीन काल में भी कर्नाटक से ही सोना आता था, सोनार से। और टिन सीसा जिसकी बात करें हम तो ईरान और अफगानिस्तान से आता था। और तांबे की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण खेतड़ी जो राजस्थान में है उससे आता था। वर्तमान में भी हम बात करें तो तांबा जो है खेतड़ी राजस्थान से ही आता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में वहीं पाया जाता है तांबा, खेतड़ी, ध्यान रखें। और जो लालवर्ड मणि हुआ करता था वो जो है ईरान से आता है या आता था।
फिरोज पत्थर ये भी अफगानिस्तान से आता था। तो इस प्रकार वस्तुओं का आयात भी हुआ करता था और इसके बदले में जो है जिस प्रकार हम कपास और इस प्रकार सूती वस्त्र इनका जो है निर्यात किया करते थे। तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल आयात निर्यात हुआ करता था, क्योंकि व्यापार वाणिज्य आधारित व्यवस्था थी ये। तो मुख्य रूप से दो प्रकार से व्यापार हुआ करता था, एक आंतरिक व्यापार और एक बाह्य व्यापार। जिस प्रकार मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि एक हड़प्पा स्थल से दूसरे हड़प्पा स्थल तक, जैसे मोहनजोदड़ो से हड़प्पा या फिर चंदूगढ़ो या धोलावीरा, इस प्रकार से आंतरिक व्यापार भी हुआ करता था एक हड़प्पा स्थल दूसरे हड़प्पा स्थल से, और दूसरा जो है बाह्य व्यापार भी हुआ करता था, जैसे मेसोपोटामिया से या मध्य एशिया से या ईरान, इस प्रकार से अफगानिस्तान से, इनसे भी जो है बाह्य व्यापार भी होता था। तो जो साक्ष्य मिले उस आधार पर हम कह सकते हैं, क्योंकि पुरातात्विक, मैं एक बार फिर कहूँगा, पुरातात्विक साक्ष्य केवल तो इस आधार पर केवल अजम्पशन किया जाता है और साक्ष्यों के, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही इसकी व्याख्या की जाती है। अब हम बात करें फसल, इस प्रकार कृषि को भी मुख्य रूप से किया करते थे लोग। तो कृषि में जो है कृषि शस्य या फिर दो फसली चक्र की व्यवस्था थी, दो फसलों का जो है वर्ष में ये उत्पादन करते थे। और फसलों में बात करें तो जौ, सरसों, राई, कपास, तिल, मटर और जो है चावल, इस प्रकार से फसलों का जो है उत्पादन करते थे ये लोग। और संसार में हम बात करें, जैसा मैंने बताया कि कपास के उत्पादनकर्ता कहे जाते हैं, कपास का सबसे पहले उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया। तो इस प्रकार से हमने देखा कुछ आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार से थी। तो अब मेन पॉइंट जो है मैं केवल विश्लेषण कर रहा हूँ आपको, बाकी सारे जो फैक्चुअल डेटा है वो आप कहीं से भी अध्ययन कर लीजिए, जैसे लूसेंट वगैरह या फिर कई दृष्टि IAS की, इनकी जो है वस्तुनिष्ठ पर आती है जो फैक्चुअल डेटा, उसको आप याद कीजिए। लेकिन मैं एक विश्लेषण कर देता हूँ आपको किस प्रकार व्यवस्था हुआ करती थी, तो ये महत्वपूर्ण है। तो हम इतना ज़्यादा संभव नहीं है मैं सारी फैक्ट आपको दे दूँ, आप खुद इसको अध्ययन कर सकते हैं। मैं केवल बता दूंगा किस आधार पर जो है पढ़ा जाता है। तो अब बात करें आर्ट एंड कल्चर की, तो किस प्रकार से इसकी धार्मिक व्यवस्था या कला और संस्कृति हुआ करती थी। तो धार्मिक रूप से हम बात करें तो हड़प्पा वासी जो है एक प्रकृति पूजक या बहुदेववादी हुआ करते थे। धर्म का इतना प्रभाव नहीं था, जैसा मैं बात किया कि जो इतिहासकार, विदेशी इतिहासकार कहा करते हैं कि विदेशी सभ्यता का हाथ है हड़प्पा सभ्यता को की उद्भव में। जैसे मेसोपोटामिया की जो समानता प्रदर्शित करने के लिए धर्म की उपलब्धता का इन्होंने साक्ष्य या मत दिया, तो वह आधार क्यों नहीं बैठा, क्योंकि जहां धर्म का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं था जब जितना कि मेसोपोटामिया में है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धर्म का इतना प्रभाव नहीं था, बल्कि ये मात्र देवी पूजक थे और जो प्रकृति पूजक जैसे जल, अग्नि, सूर्य और वृक्ष, इन सब की पूजा करते थे। क्योंकि जो मैंने बताया कि हड़प्पा से जो स्त्री के जो मात्र देवी मिली है या मूर्ति मिली है, उससे जो है उसके गर्भ से एक पौधा निकाला गया जो इसे उर्वरा की देवी या फिर हम कह सकते हैं कि प्रकृति पूजक कहे जाते थे लोग। तो ये अलौकिक थे, ना कि अलौकिक, क्योंकि वर्तमान में हम बात करें तो लौकिक और अलौकिक दोनों हैं। जैसे भगवान को जो है प्रत्यक्ष रूप से या अपने इष्ट देव को प्रत्यक्ष रूप से ये लोग मानते थे, जैसे प्रकृति को, बाकी जो दिखता नहीं है, जो अदृश्य है, उसको बिल्कुल नहीं मानते थे लोग। तो इस प्रकार से देखें तो ये प्रकृति पूजक कहे जाते हैं। और पशुपति शिव की जो है मूर्ति जो मिली है, मिला है साक्ष्य, तो उस आधार पर ये जो धर्मवादी हुआ करते थे ये लोग। तो इस प्रकार इनका धर्म था। तो लिपि का बात करें तो इन्होंने लिपि का आविष्कार कर लिया था हड़प्पा सभ्यता ने, लेकिन ये लिपि भाव चित्रात्मक है। जैसे बात करें हम तो सबसे ज़्यादा इसमें कुवड़ वाला चाणक्य जो है लिपि पर अंकित मिलता है। बात करें कि भाव चित्रात्मक किस प्रकार से, तो इसमें जो है कई प्रकार के, जैसे एक मछली हुई, मछली, हाथी, इस प्रकार के जो है अंकित हुआ करते हैं चित्र। अब इससे जो है ये वर्णमाला आधारित नहीं है, अवर्णिक है। जैसे बात करें कि हमारी हिंदी भाषा है या फिर इंग्लिश है तो इनमें वर्णमाला है। जिस प्रकार शब्द हम बात करें तो हिंदी में केवल 52 वर्णमाला है, तो इसके आधार पर ही चाहे कितना भी आप पुस्तक लिख डालो अगर हिंदी में है तो उसको हम पढ़ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि वर्णमाला इसकी हमें पता है। क्योंकि इसमें वर्णमाला का अभाव है, क्योंकि इसमें हम बात करें तो 375 से लेकर 400 जो है चित्र अंकित हैं। तो इस आधार पर वर्णमाला तो बिल्कुल नहीं है, तो इसको पढ़ना बेहद कठिन है। वो एक ऊपर से भाव चित्रात्मक हो रहा है, तो इसको पढ़ना बिल्कुल बहुत कठिन है, असंभव ही है इसको पढ़ पाना। तो ये केवल संदिग्ध ही रह जाएगी सभ्यता, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसको पढ़ा जाए। तो जैसा कि हम बात ही कर लें तो इतना ज़्यादा वर्णमाला है तो इसको पढ़ना असंभव ही लगता है। अब बात करें हम आगे तो
इसको पढ़ा नहीं जा सका है। अगर जा सकता तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है हमको इसको समझने में। अब मापतोल की बात करें तो मापतोल का भी आविष्कार कर लिया था, जो कि 16 के गुणकों में विभाजित थी, है ना। अब बात करें हम तो मोहर निर्माण का भी प्रचलन था। मोहरों को भी जो व्यापार में मोहर का भी निर्माण था, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान में आयात निर्यात हो रहा है तो इस आधार पर जो है मोहरों का भी निर्माण किया जाता था। मोहरों पर जो है कुबड़ वाला सांड अंकित हुआ करता था, जो कि महत्वपूर्ण है। अब बात करें तो कुबड़ वाले सांड का जो है महत्वपूर्ण जो है इनको माना जाता था। तो इसी प्रकार से जो है आगे हम बात करें तो गाय और इनकी जो है इससे परिचित नहीं थे ये लोग शेर से। अब ऐसा है कि इनके साक्ष्य नहीं मिले तो हम कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जब सांड है तो गाय तो होगी, नॉर्मल सी बात है। तो जनरली देखा जाए तो गाय जो है इसके जो उपयोग है इससे परिचित नहीं थे ये लोग। जैसा कि आगे वैदिक काल में हम आर्यों की बात करें तो वो परिचित थे गायों से। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर। तो अब हम बात करें तो जो मूर्ति निर्माण करते थे ये लोग, विभिन्न प्रकार से जो बैलगाड़ी हैं और जो स्त्रियों की मूर्ति हैं, खिलौने जो बनाया करते थे, जिस आधार पर जो साक्ष्य मिले हैं तो उसका जो है लुप्त मोम विधि से ये लोग मूर्तियों का निर्माण करते थे। तो हम बात करें अब कि लुप्त मोम विधि क्या होती है, तो सबसे पहले ये लोग जो है मिट्टी की मूर्ति बना के और उसको सूखने के लिए रख देते थे और बाद में कहीं उसमें छोटा सा छेद करके उस छिद्र में से धातु को पिघलाकर और उसके अंदर भर दिया करते थे। और कुछ देर तक उसको जब जो तरल अवस्था में धातु को पिघलाकर भरते थे तो वो धातु जो है कुछ समय बाद ठोस अवस्था में आ जाती थी और उसको बिल्कुल सावधानी पूर्वक वो बाहर जो मिट्टी हुआ करती थी उसको जो है हटा दिया जाता था। और इस प्रकार से विभिन्न जो मूर्तियां या उसका निर्माण करते थे। तो इस प्रकार जो मैंने बात की जिस प्रकार मूर्तियों का निर्माण हुआ करता। तो बात करें हम मूर्ति तो धातु जो है ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे ये लोग, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता भी कही जाती जिसमें टिन और तांबे का उपयोग हुआ करता था। तो इस प्रकार से जो है ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, किससे, लुप्त मोम विधि से। तो देखो ये सारे जो है इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। अब हम बात करें कि अंत में कि इस बेहतरीन हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ। तो पतन की जब बात आती है तो जिस प्रकार से उद्भव संदिग्ध रूप से विवादित विषय है उसी प्रकार पतन भी प्रमुख विवादित विषय है कि किस प्रकार इस सभ्यता का पतन हुआ। तो हम बात करें तो कई प्रकार से इतिहासकार इसको अजम्पशन करते हैं कि सबसे पहले जो है व्यापार वाणिज्य क्योंकि प्रधान था इनमें व्यापार वाणिज्य प्रमुख था, तो कहीं ना कहीं व्यापारिक असंतुलन की स्थिति आई और जो है व्यापार वाणिज्य की स्थिति खराब होने के कारण इस सभ्यता का अंत भी कहा जाता है। और दूसरा मत जो है महत्वपूर्ण माना जाता है कि पारिस्थितिक जो है स्थिति का अभाव हुआ। और इस प्रकार से हम कहें तो इन्होंने जो है क्योंकि जो लोग संसाधनों को जो है दक्षता हासिल करती थी और संसाधन जो है महत्वपूर्ण जब बात करें संसाधनों का दोहन इन्होंने अत्यधिक मात्रा में कर लिया, जिस प्रकार से इनमें महामारी, अतिवृष्टि, वर्षा और इन सब की जो अधिकता आई और इस आधार पर इसका अंत हुआ सभ्यता का। तो कई एक मत पर बिल्कुल सहमत नहीं हो सकते क्योंकि इतनी विशाल क्षेत्र में जो है इस व्यवस्था का जो उद्भव हुआ तो इसको हम एक कारण से इसका अंत नहीं कह सकते। और बात करें अंत में तो सबसे महत्वपूर्ण जो अभी हाल ही में IIT खड़गपुर ने अपने अध्ययन में बताया है कि आज से लगभग 4000 साल पहले जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र है वहाँ 4000 वर्ष मैंने बताया जिस प्रकार काफ़ी समय के लिए जो है शुष्कता आई और इस आधार पर कह सकते हैं कि इस जो विशेष सभ्यता है महान सभ्यता कह सकते हैं बिल्कुल इसका अंत हुआ। तो यह मत थोड़ा सा इस प्रकार से सामने आता है पतन की ओर। तो हम बात करें इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का बंद हुआ। तो अब बात करें जैसा मैंने पहले ही कहा था कि मैं बिल्कुल इसको विश्लेषण करके दूंगा आपको, तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से अंत तक आपको बताया किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता रही और बिल्कुल आपको इसको बार बार वीडियोस को देखना है दोनों पार्टों को और जो फैक्ट्स हैं और उसको आप बिल्कुल एक नोट्स बनाइए और उसको संकलित कीजिए और
उम्मीद है आप सब लोगों को ये मज़ा आ रहा होगा इस वीडियोस में और हम इस सेशन में। तो आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ और मैं आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से, देखो मेरी जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी चल रही है इसमें, तो बिल्कुल क्रम से मैंने जो स्टार्टिंग है वहाँ से लिया है और बिल्कुल अंत तक चलेंगे। सावधानी से आप बिल्कुल सावधान रहिए, माफ़ कीजिए, मेरे साथ रहिए और बिल्कुल ईमानदारी से अपने नोट्स बनाते जाइए। और मैं कह रहा हूँ केवल मेरे लेक्चर लीजिए और मैं जिस तरह से जो विश्लेषण करके देता हूँ उसके थोड़े से और नोट्स में अपने फैक्ट्स को डालिए, बिल्कुल आप आसानी से कर पाएंगे। और बताऊंगा आगे किस प्रकार से और एनसीईआरटी से इनका अध्ययन करना, एक वीडियो बनाऊंगा इसके लिए मैं। तो जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ें ताकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो और ज़्यादा मेंबर्स आएंगे हमारे पैरामाउंट जीएस परिवार में, तो और ज़्यादा मेरे अंदर ऊर्जा का संचार होगा और मैं और ज़्यादा बेहतर आपको कंटेंट दे पाऊँगा। तो धन्यवाद, इसी तरह जुड़े रहिए। थैंक यू।